नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में जो स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किस किस प्रकार की सुविधाओं का अपन अध्ययन और अध्यापन करेंगे उसके बारे में बात की थी। तो आज उसी कड़ी में आज बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडोनिमिटी, मतलब क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 124 में दी गई है, जो कहते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused by the contract of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। अर्थात वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। उक्त परिभाषा द्वारा क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा क्षतिपूर्ति के क्षेत्र में ऐसी हानियों से सुरक्षित करने के लिए सीमित कर दिया है जो वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हो। इस परिभाषा में दुर्घटनाओं से होने वाली हानियां सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भारत में जो बीमा से संबंधित सुविधाएं हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 31 में समाश्रित सुविधाओं में उनको समाविष्ट कर दिया गया है। अतः क्षतिपूर्ति की सुविधाओं में मानव के स्वयं के आचरण से, एक पक्षकार के आचरण से या फिर दूसरे पक्षकार अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि के लिए ही बचाव है, किसी अन्य दुर्घटना के लिए नहीं। इसमें एक केस भी हुआ, अंग्रेजी केस है एडम्स बनाम जर्विक्स। इस केस में क्या हुआ कि जो एडम्स वादी था, देखो दो पक्षकार होते हैं किसी केस में, सिविल मामलों में उन्हें वादी और प्रतिवादी कहा जाता है। जो वादी होता है वो केस फाइल करता है, वो पीड़ित पक्ष होता है, और प्रतिवादी वो होता है जिसकी वजह से वादी को पीड़ा पहुंची। ठीक है। अब जो एडम्स बनाम जर्विक्स के केस में एडम्स वादी था, वो एक नीलामी का कार्य करता था। उसने प्रतिवादी के कहने पर उसने कुछ गायें नीलाम की। बाद में पता चला कि वो गायें प्रतिवादी की नहीं थी, किसी अन्य व्यक्ति की थी, और अन्य व्यक्ति ने एडम्स पर अर्थात वादी पर केस फाइल करके वो धनराशि वसूल कर ली। इस प्रकार वादी को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए वो प्रतिवादी पर वाद लाया, तो निर्णय हुआ कि ये कार्य प्रतिवादी की प्रार्थना पर किया गया था, इसलिए उसे ये मानने का अधिकार था कि यदि कार्य अवैध सिद्ध हुआ तो उसे होने वाले नुकसान के बदले में प्रतिकर मिलेगा। अर्थात क्षतिपूर्ति की सुविधा में वचनदाता स्वयं अपने आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से दूसरे पक्षकार को हानि होती है तो उसे बचाने का वचन देता है। तो यहाँ यही हुआ कि एडम्स ने जर्विक्स के कहने पर उन गायों की नीलामी की, ये क्योंकि जर्विक्स ने विश्वास दिलाया था कि वो गायें उसकी है, जबकि वो गायें उसकी नहीं थी। जिस व्यक्ति की गाय थी उसने एडम्स पर केस किया, उसका मूल्य वसूल कर लिया, तो एडम्स ने जर्विक्स पर केस किया और उससे क्षतिपूर्ति की संविदा के तहत अपनी हानि वसूल कर ली। लेकिन इसमें कुछ भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में अंतर है। भारत में तो केवल क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल ऐसी हानियों से बचाने का वचन ही सम्मिलित है जो मनुष्य के आचरण से उत्पन्न होती है, चाहे वह मनुष्य प्रतिज्ञाकर्ता स्वयं हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। जबकि अंग्रेजी विधि में किसी प्रकार से होने वाली हानि से बचाने का वचन क्षतिपूर्ति की संविदा में शामिल है, चाहे वह हानि मनुष्य के आचरण से उत्पन्न हुई हो या किसी घटना या दुर्घटना से उत्पन्न हुई हो। दूसरा, भारतीय विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दिया गया वचन अभिव्यक्त होना चाहिए। अभिव्यक्त का मतलब लिखित या मौखिक हो सकता है, जबकि अंग्रेजी विधि में ऐसा वचन अभिव्यक्त के साथ साथ विवक्षित भी हो सकता है। मतलब भारतीय विधि में तो ये लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा में लिखित मौखिक के साथ आचरण द्वारा भी हो सकता है। जैसे अब आचरण द्वारा कैसे कि आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गए, आपने जाके
पेट्रोल जहाँ पेट्रोल भरा जाता है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी की, तो आपका आचरण ये दर्शित करता है कि आप वहाँ पेट्रोल लेने गए हो। ठीक है, यह आचरण द्वारा संविदा कहलाती है। तीसरा है कि अंग्रेजी विधि में जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी बीमा सुविधाएं क्षतिपूर्ति सुविधा की श्रेणी में आती है, जबकि भारतीय विधि में बीमा सुविधाएं केवल जीवन बीमा ही नहीं, सभी बीमा सुविधाएं क्षतिपूर्ति की सुविधा में सम्मिलित नहीं होती है, और ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 में वर्णित समाश्रित संविदा में सम्मिलित की जाती है। क्षतिपूर्ति की संविदा में कुछ आवश्यक तत्व हैं। पहला है सामान्य संविदा के आवश्यक तत्वों को होना। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि संविदा के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम, उसकी धारा 2H और 10 उसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है। उसी के बाद ये स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मतलब पक्षकारों की सक्षमता, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल। इसके बाद बात करते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होंगे, एक क्षतिपूर्ति दाता, एक क्षतिपूर्ति धारी। क्षतिपूर्ति दाता वो जो क्षतिपूर्तिधारी को वचन देता है कि वह स्वयं के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उसे हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, वो कौन कहलाएगा? क्षतिपूर्ति दाता। इसके बाद होता है क्षतिपूर्तिधारी, जिसको हानि की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसकी हानि की रक्षा की जाती है, वो होता है क्षतिपूर्तिधारी। इसके अलावा इस क्षतिपूर्ति की संविदा के स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे क्षतिपूर्ति द्वारा क्षतिपूर्तिधारी को हानि से बचाने का वचन देना। क्षतिपूर्ति का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि क्षतिपूर्तिधारी को संविदा के अंतर्गत वास्तव में कुछ हानि हो जाए। तीसरा, क्षतिपूर्तिदाता केवल उसी हानि की पूर्ति क्षतिपूर्तिधारी को करने के लिए बाध्य है जो स्वयं क्षतिपूर्तिदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हो, या फिर क्षतिपूर्ति संविदा स्पष्ट अथवा लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि क्षतिपूर्तिधारी को स्वयं के आचरण से कोई हानि हुई है तो क्षतिपूर्तिदाता से क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकेगा। इसके बाद क्षतिपूर्ति का दायित्व और क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। क्षतिपूर्ति संविदा में जो वचन ग्रहीता है उसके कुछ दायित्व हैं और क्षतिपूर्तिधारी के वो अधिकार कहलाते हैं। वह सभी नुकसानी, मतलब जो क्षतिपूर्तिदाता है क्षतिपूर्तिधारी को वो सभी नुकसानी देने के लिए दायी है जिसके बारे में क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया गया है। वे सभी खर्चे जिनके देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए यदि वह ऐसा वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में अपने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त होता, और ये सभी धनराशियाँ। किंतु क्षतिपूर्तिधारी को जो डैमेज है, कॉस्ट है या रिकवरी ऑफ ऑल सम्स पेड है तभी प्राप्त कर सकता है जब उसने क्षतिपूर्तिदाता के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो। दूसरा, उसने इस प्रकार से कार्य किया है जिस प्रकार वह ऐसा क्षतिपूर्ति संविदा न होने की दशा में साधारण विवेक बुद्धि वाला व्यक्ति करता। तीसरा, क्षतिपूर्तिदाता ने ही उस पर किए गए वाद में समझौता करने का अधिकार दिया है। अब साहब क्षतिपूर्तिदाता ने क्षतिपूर्तिधारी को भुगतान तो कर दिया, लेकिन क्षतिपूर्तिदाता के भी कुछ अधिकार बनते हैं। वो कौन कौन से होंगे? वो पहला है स्थान ग्रहण करने का अधिकार। जब क्षतिपूर्तिदाता ने क्षति की पूर्ति कर दी है तो वह उन सब अधिकारों को प्राप्त कर लेता है जो क्षतिपूर्तिधारी के थे। इस प्रकार क्षतिपूर्तिदाता केवल उस दशा में ही क्षतिपूर्तिधारी का स्थान ग्रहण कर सकता है जब उसने क्षति की पूर्ति वास्तव में कर दी हो, उससे पहले नहीं। उसके बाद क्षतिपूर्तिधारी के नाम से वाद लाने का अधिकार। यदि क्षतिपूर्तिकर्ता ने क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूर्ति संविदा के अंतर्गत हुई क्षति की पूर्ति कर दी है तो क्षतिपूर्तिकर्ता को यह अधिकार है कि वह क्षतिपूर्तिधारी के नाम से तीसरे पक्षकार पर वाद प्रस्तुत करे जिसके आचरण से क्षतिपूर्तिधारी को हानि पहुंची है।
तीसरा है क्षतिपूर्ति की संविदा में जितनी राशि की क्षतिपूर्तिकर्ता ने क्षतिपूर्तिदारी को दी है उतनी राशि तक ही क्षतिपूर्तिकर्ता तीसरे पक्षकार के विरुद्ध वाद चला सकेगा, उससे अधिक नहीं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रत्याभूति की, गारंटी और क्षतिपूर्ति में क्या अंतर है, ये सब आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।